बाइंग बिहेवियर इन्वेस्टिगेशंस, एक नया आयाम, नया विषय, नई सूचनाएं और निश्चित ही नया ज्ञान। मैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, देवनागरी महाविद्यालय मेरठ, आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। बाइंग बिहेवियर या बायर बिहेवियर, बात एक ही है। सर्वप्रथम यह आवश्यक हो जाता है कि हम किसी भी विषय को जानने से पूर्व उस विषय के शाब्दिक अर्थों को समझें और जानें। बायर या कंज्यूमर, एक ही बात यहाँ पर ली गई है। बायर तो वह है जो वस्तुओं और सेवाओं को अन्य व्यक्तियों के निर्देश पर मांग करता है और खरीदता है, जबकि कंज्यूमर वह है जो वस्तुओं और सेवाओं को स्वयं उपभोग के लिए मांग करता है और खरीदता है। अतः बायर या कंज्यूमर एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या एक संगठन कुछ भी हो सकता है। यह अपनी आवश्यकताओं और अपनी मांग को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। एक बायर किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेगा, यह उस बायर के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। पूर्व नियोजन या एकदम, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा कि आज कल प्रचलित है, दुकान से या मॉल से, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए या किसी विशेष प्रयोजन से, महंगा है या सस्ता है, स्वयं निर्णय लेके खरीदेगा या किसी की सलाह के आधार पर खरीदेगा। ऐसे कई तरीके के दृष्टिकोण हैं जो बायर बाजार के अंदर किसी भी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने से पूर्व लगा सकता है या लगाता है। बायर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक व्यक्तिगत बायर इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल बायर को हम इंडस्ट्रियल बायर भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एक बड़ी टर्म है, क्योंकि इंडस्ट्रियल अगर हम कहते हैं तो इंडस्ट्रियल में तो केवल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में अदर देन इंडिविजुअल सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो रखा है वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल। पुस्तकों में हो सकता है, अन्य विद्वान हो सकता है कि वो आपको जो उन्होंने लिखा है वो इंडिविजुअल और इंडस्ट्रियल दो ही इसके भेद लिखे हों, लेकिन यहाँ हमने इसको इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल कहा है। और मेरा मत यही है कि आप भी इसको इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ही लेकर चलें। अब दूसरा प्रश्न आता है कि बिहेवियर क्या है। देखिए, अलग अलग विज्ञानों में बिहेवियर का मतलब या बिहेवियर का अर्थ अलग अलग हो जाता है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो वहाँ बिहेवियर कुछ और है, मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वहाँ बिहेवियर कुछ और है। चूँकि इस बायर बिहेवियर विषय की जो मूल विषय है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके अनुसार बिहेवियर का जो अर्थ है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। बिहेवियर या व्यवहार, यह एक प्रकार की क्रिया होती है जो एक विशेष वातावरण और परिस्थितियों में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठन, जैसा कि बायर की डेफिनेशन में हमने कहा था, बायर के अर्थ में हमने बताया था कि ये बायर कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार कोई इनमें से कोई भी व्यक्ति जब किसी विशेष वातावरण और विशेष परिस्थिति में एक प्रकार की पर्टिकुलर एक क्रिया करता है, तो यह क्रिया कर्ता के अपने नज़रिए, जिसको हम कई बार सोच भी कह देते हैं, उसकी अपनी सोच या रिफ्लेक्स के आधार पर होती है। रिफ्लेक्स को समझना बहुत आवश्यक है। रिफ्लेक्स एक प्रकार का एक एक्शन है
जो हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, हमारा शरीर हमारे दिमाग के या हमारे मस्तिष्क के आदेश पर करता है। ये एक शारीरिक सूचना तंत्र है। जब हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो एकदम हम उसे हटा लेते हैं, तो हमारा दिमाग एकदम से एक आदेश देता है कि आप हाथ हटाइए, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स। सामने से बहुत तेज़ गाड़ी आ रही है तो आपने अपने ब्रेक लगा लिए या अपना स्कूटर साइड में कर लिया देख के, बिना कुछ सोचे समझे, तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स के आधार पर भी अगर कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन कार्य करती है तो रिफ्लेक्स, देखिए ऑर्गेनाइजेशन भी इसलिए कार्य कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में भी जो डील करने वाले लोग होते हैं वो व्यक्ति ही होते हैं। और कई बार जो व्यवहार है हमारा, वो हमारे मस्तिष्क द्वारा एक कंप्यूटेड या कैलकुलेटेड प्रतिक्रिया भी होती है, जो किसी घटना के होने पर या किसी घटना के ना होने पर अथवा किसी प्रकार की प्राप्ति के बदले या प्रेरणा के बदले होता है। ये दोनों ही अवस्थाओं में हम जो भी कुछ आउटपुट करेंगे वो बिहेवियर कहलाता है। अब बात आती है बायर बिहेवियर की। बायर हमने समझ लिया कौन हो सकता है, बिहेवियर कैसा होता है। बायर बिहेवियर के अगर मिश्रित अर्थ को देखा जाए तो इसका अर्थ है बायर का बिहेवियर। हर व्यक्ति बायर है। यहां पर किसी भी व्यक्ति के पर्सनल बिहेवियर की या उसके एटीट्यूड की चर्चा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जब बाजार के अंदर किसी भी वस्तु को या सेवा को खरीदती है, उस समय वो किस तरीके से बिहेव करती है, उस समय उसका व्यवहार क्या होता है, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए अपना डिसीजन बनाती है, वो बायर बिहेवियर कहलाता है। अगर हम देखें तो ग्राहक का व्यवहार या बायर बिहेवियर एक ऐसा अध्ययन है जो ग्राहक द्वारा स्वयं की आवश्यकताओं और मांग की संतुष्टि हेतु उसे निर्णयन प्रक्रिया को समझने में सहायक है। देखिए बात यहाँ पर ये आती है कि जो हम बायर बिहेवियर या बाइंग बिहेवियर की यहाँ बात कर रहे हैं और जो बाइंग बिहेवियर इन्वेस्टिगेशन, ये जो हमारा लेक्चर है इसकी बात कर रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति जब बाजार में जाता है और बाजार में वो किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए किस प्रकार अपना निर्णय बनाता है या ना खरीदने के लिए अपना निर्णय बना रहा है, तो वो बाइंग बिहेवियर कहलाता है। और ये जो हमारा विषय है, हम यहाँ पर उसको एक थ्योरेटिकल वे में पढ़ रहे हैं, हम उसको स्टडी के लिए भी पढ़ रहे हैं। और कंपनीज स्टडी करती हैं, ये स्टडी केवल इसलिए ही की जाती है कि जिससे कि हम यह समझ सकें कि उसकी निर्णय प्रक्रिया क्या है। ग्राहक के विषय में अनेकों सूचनाएं हो सकती हैं। उन सूचनाओं को समझने, उनका एनालिसिस करने और उनके विभिन्न कारणों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए भी हम बायर बिहेवियर की स्टडी करते हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम किसी एक वस्तु को कई सारे व्यक्तियों को लेने के लिए भेज दें तो उनके बीच में एक डिफरेंस देखा जाता है कि हर व्यक्ति अपने एक पर्टिकुलर तरीके से इस चीज़ को परचेज करता है, डिसीजन लेता है। देखिए वस्तु का मतलब यहाँ ब्रांड से नहीं है। वस्तु का मतलब है जैसे बिस्किट। अगर आप किसी व्यक्ति से कहें बिस्किट का एक पैकेट खरीद लाओ और एक दूसरे व्यक्ति से भी ये कहें, तीसरे व्यक्ति से भी यही कहें, तो वो कौन से वाला बिस्किट का पैकेट लाएंगे, किस दुकान से लाएंगे, कितनी देर में लाएंगे, कितना डिसीजन लेंगे, एक लाएंगे या दो लाएंगे, कैसे करेंगे, ये जो डिफरेंस है इसको समझने के लिए भी बायर बिहेवियर की स्टडी बहुत आवश्यक होती है। इस प्रकार अगर हम देखें एक सामान्य रूप से, सामान्य अर्थ के रूप में, तो ग्राहक का व्यवहार खरीदे गए उत्पादों या सेवाओं को प्राप्त करने, उन्हें प्रयोग करने तथा उनको आगे बांटना है।
इसके साथ ही इन क्रियाओं के जो ये अभी हमने डिस्कस करी हैं कि प्राप्त करने, किसी भी उत्पाद को प्राप्त करने, प्रयोग करने और उसको आगे बांटना, इन क्रियाएं हैं कि निष्पादन से पूर्व या उन क्रियाओं को निष्पादित करते समय जो निर्णय है या वो जो निर्णय प्रक्रिया अपना रहा है वो भी ग्राहक का व्यवहार ही है। देखिए मेरे बहुत सारे वीडियोस में जिसमें मैंने ये कंसेप्ट्स को क्लेरिफाई किया है, तो काफ़ी लोगों ने मुझको ये मैसेज भेजे कि भाई आपने इसमें डेफिनेशंस नहीं दी। हालांकि मैं डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन लोगों का कहना ये था, और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनका कहना ये था कि हमको कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती है कि जब हम 6-7 डेफिनेशंस में से हमें कोई 2 डेफिनेशंस चूज़ करनी होती हैं, तो हमको ये लगता है हम कौन से वाली डेफिनेशंस चूज़ करें। तो मैंने फिर इसमें ये डेफिनेशंस दी हैं, और मैंने डेफिनेशंस का आधार डेफिनेशन या वो स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति से नहीं बिल्कुल भी लिया है। मैंने ये देखा है कि इसमें डेफिनेशन जो सही रूप से बाइंग बिहेवियर के कंसेप्ट को क्लेरिफाई करती है वो सही डेफिनेशन मैंने इसमें ली है। ये तीनों डेफिनेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इनको समझने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको पढ़ के समझ में आ जाती हैं। इसमें देखिए वाल्टर एंड पॉल की, और कार्ड्स और बून की, और बेल्च और बेल्च की, ये 3 डेफिनेशन मैंने दी हैं। आप 3 या 2 जैसे भी प्रयोग आपका हो या एक, आप इनको कर सकते हैं। और इनमें सब में वही बात की कही गई है कि जब कोई व्यक्ति बाज़ार में जाता है और बाज़ार में चीज़ों को ख़रीदता है या प्राप्त करता है, तो उस समय वो जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस अपना प्रयोग करता है या लगाता है, और या उस चीज़ को खरीदने से पहले जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लगाता है, वही बायर का बिहेवियर है या कंज्यूमर का बिहेवियर है। देखिए आगे और बहुत सारे इसमें अच्छे पॉइंट्स आएंगे जिनको बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो हम लेंगे। अब प्रश्न यहाँ पर एक ये आता है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि ग्राहक के व्यवहार को मापा क्यों जाए, किस लिए, इसकी क्या कोई आवश्यकता होती है, या यूं ही एक दिमागी कसरत के रूप में हम इसको कि हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें स्टडी करनी है तो हम इसमें सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, या केवल इसलिए, या हम अपने कंटेंट को हैवी बनाने के लिए कर रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है, वाकई बड़ा प्रश्न है। क्यों, क्या आवश्यकता है इसकी, बाइंग बिहेवियर या बायर बिहेवियर की स्टडी करने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए इस लेक्चर का नाम है बाइंग बिहेवियर इन्वेस्टिगेशंस। बड़ा दुविधा से भरा प्रश्न है। इसमें देखिए ये सिग्निफिकेंस या इसके महत्व, इसको मैंने 5 पॉइंट्स के अंदर डिफाइन करने की कोशिश की है कि क्यों ये आवश्यक है। मार्केटिंग एक साइंस है, और मार्केटिंग इज एन अमलगम ऑफ साइंसेस एंड ए क्रिएटिव आर्ट। और जब हम बाजार के अंदर अपनी उपस्थिति लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं और निरंतर लाभ कमाना चाहते हैं और अपने मार्केटिंग पॉलिसीज़ को बिल्कुल सही रखना चाहते हैं और इफ़ेक्टिव रखना चाहते हैं, तो हमें ग्राहक के व्यवहार का अध्ययन करना पड़ता है और करना चाहिए। या हम कहें कि बिना उसका अध्ययन किए हम इन तीनों पॉइंट्स को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ना तो हम अपनी विपणन पॉलिसीज़ को प्रभावशाली बना पाएंगे, ना बाजार में अपनी उपस्थिति रजिस्टर करा पाएंगे, और ना ही हम प्रॉफिट को लगातार कमा पाएंगे। ग्राहक का व्यवहार जो होता है, बायर बिहेवियर, वो ग्राहक के बहुत सारे जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, गुणधर्म हैं, उसकी विशेषताएं हैं। कोई भी वस्तु की या सेवा की प्राप्ति करने से पूर्व या करते समय उसको प्रेरित करने वाले तत्व
हैं, उन सबको समझने के लिए ग्राहक के व्यवहार को समझना पड़ता है, उसको इवेल्युएट करना पड़ता है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, और उससे फिर हम एक रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं और निर्णय लेते हैं। ये सारी बातें किसी भी मार्केटर को मार्केट सेगमेंटेशन करने में सहायक सिद्ध होती है। इससे ये पता लग जाता है कि जो ग्राहक है वो किस लेवल का है और उसको कौन सा माल बेचा जा सकता है। देखिए, जो ग्राहक को प्रेरणा देने वाले तत्व हैं, खरीदारी से पूर्व और खरीदारी के समय, उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली जो होती हैं वो ग्राहक की आवश्यकताएं होती हैं, जो उसको प्रेरित करती रहती हैं, सालों से प्रेरित करती हैं, और जब मौका आता है वो उनको पूरी करने में लग जाता है। ग्राहक किस प्रकार से बाजार में परचेजेस करता है, क्या तौर तरीका अपनाता है, क्या मेथड अपनाता है। बायर बिहेवियर की स्टडी इस बात को भी रिकॉर्ड करती है कि ग्राहक का तरीका क्या है। ग्राहक ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, ऑफलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, कैश कार्ड से कर रहा है, डेबिट कार्ड से कर रहा है, क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, लोन लेना चाहता है, ये सारी चीज़ें भी बायर बिहेवियर की स्टडी से प्राप्त हो जाती हैं। और एक अच्छा मार्केटर ग्राहक के इन तौर तरीकों और विधियों को रीड करके अच्छी मार्केटिंग पॉलिसीज़ और सेल्स पॉलिसीज़ को क्रिएट कर सकता है। आपको अपना माल बेचना है, महंगा है, आपको पता है कि लोग लोन ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए भी ले लेते हैं, तो आपने उसमें नीचे अपने ऐड में भी लिख दिया कि हमें मोबाइल फ़ोन पे हम लोन उपलब्ध है, आप लेना चाहें ले लीजिए। मार्केटिंग मिक्स को एग्जीक्यूट करते समय, उसको फ्रेम करते समय, उसका रेशो बनाते समय हमें ग्राहक का जो बिहेवियर है, बायर बिहेवियर, उसकी बहुत सहायता मिलती है। हम उसकी विभिन्न सूचनाओं को, सेगमेंटेशन की सूचनाओं को, जो पहले पॉइंट में था, उसके मेथड ऑफ परचेजेस को कंबाइन रूप से स्टडी करके हम एक स्ट्रेटेजिक एंड इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, जो इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं, वो अनंत होती हैं, रिकरिंग होती हैं, बार बार आती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हर व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं। वही व्यक्ति जब बाजार के अंदर खड़ा होता है तो वो ग्राहक हो जाता है। तो आवश्यकताएं, उसकी अभिरुचियां या उसके अपने जो लक्षण हैं, कंज्यूमर के स्पेसिफिकेशंस हैं, जो वो चीज़ खरीदना चाहता है, कौन से स्पेसिफिकेशंस की चीज़ें खरीदना चाहता है, उनमें जो बदलाव आते हैं, उनको भी बायर बिहेवियर की स्टडी रिकॉर्ड करती है, एक समरी तैयार कर लेती है। और उस समरी को तैयार करने के बाद वो अपने प्रोडक्ट्स में कोई इनोवेट करना है, प्रोडक्ट्स में कोई छूट देनी है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट करना है, रेट ज़्यादा हैं, रेट कम करने हैं। प्रोडक्ट, कई बार ऐसा होता है कि क्वांटिटी एक इम्पॉर्टेंट आइटम होती है। किसी भी प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी है, लगता है कि ये क्वांटिटी ज़्यादा है, इससे रेट बढ़ते हैं, तो क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी कहा जाता है। आप देखें, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि आप नमकीन के पैकेट देखें, 5 रुपये का, 10 रुपये का नमकीन का पैकेट, बड़ा 60-70 रुपये का लेने से क्या फ़ायदा है, उसको इतनी क्वांटिटी की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इनकी रिकॉर्ड करने के, इनको इवैल्यूएट करने के, इनको एनालाइज करने के अलावा बायर बिहेवियर स्टडी, जो बायर के आसपास जो भी वातावरण है, जो उसको प्रेरित करता है या जिस वातावरण में वो कंफर्टेबल फील करता है, और परचेजेस करने के लिए उसके अंदर एक परचेज ड्राइव आती है, उन सभी
वातावरण के तत्वों को भी अध्ययन करने में बायर बिहेवियर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वातावरणीय तत्व जो भी होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये ग्राहक को परचेज करने में उसके ऊपर बहुत भारी मात्रा में प्रभाव डालते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक नीड हायरार्की थ्योरी मैस्लो की आपको दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ पर इसको हम रीस्टडी करेंगे, बहुत छोटा सा एक बहुत पार्ट है, क्योंकि इस पूरे व्याख्यान में, पूरे लेक्चर में कई बार कई जगह नीड्स का जिक्र आया है, ग्राहक की नीड, उसका सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, और आगे भी जब हम चलेंगे तो इसमें कई बार कई जगह जिक्र आएगा कि जो सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वही एक ड्राइव है, स्टिमुली है किसी भी कस्टमर के लिए मार्केट में परचेस करने के लिए। और वर्तमान ही नहीं, भावी आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयारी करता है। और ये तो कई जगह लिखा भी गया है कि ये जो ग्राहक की आवश्यकताएं हैं, ये उनको संतुष्ट करने के लिए जो उसको प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा जब मिलती है जब उसका एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं, और वो तभी परचेजेस करता है। अब नीड्स, कौन व्यक्ति क्या नीड है उसकी, इसको नापना तो बड़ा कठिन कार्य है। कठिन ही नहीं, असंभव ही है। और ऐसा कोई मेथड ही नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि किस व्यक्ति की कौन सी नीड किस वक्त जन्म लेगी, किस स्थान पर जन्म लेगी। अपने आप नीड आती हैं जैसे ही उसका एनवायरमेंटल चीज़ें बन जाती हैं। कई बार हमारी नीड स्पॉन्टेनियस आती हैं, कई बार बहुत दिनों से तैयारी की हुई नीड सामने आ जाती हैं। तो ये बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन नीड्स के बारे में जो थ्योरी यहाँ अवेलेबल है, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, वर्ष 1943 में अपने एक पत्र में थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन नीड्स का जिक्र किया था। इसको नीड हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं। अब ये थ्योरी ये तो नहीं बता पाती कि भाई नीड कब आएंगी, लेकिन ये सारी जितनी भी नीड्स हैं उनको कई क्लासिफिकेशन इसका कर देती है, कई क्लासेस में बांट देती है ये थ्योरी। और ये भी बताती है थ्योरी कि एक तरीके की नीड्स जब पूरी हो जाती हैं तो दूसरे तरीके की नीड्स जन्म लेती हैं। तो इस अध्ययन से यहाँ ये हेल्प मिल जाती है कि अगर व्यक्ति कोई परचेजेस करने आता है और उसका क्या लेवल है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि इसकी अब क्या नीड्स होंगी, क्या चाहता होगा, ये किस तरीके की इसकी नीड्स हो सकती हैं और किस नीड्स पर ज़्यादा। देखिए आप इसमें एक ये ट्रायंगल या पिरामिड दिया हुआ है, और इसमें आप देखिए जो बेस है नीचे ये फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, 5 तरीके की नीड्स का जिक्र है। लेकिन इसको 3 बड़ी कैटेगरीज में भी इन्होंने क्लासीफाई किया, बेसिक नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। देखिए नीचे इसका बेस बड़ा है तो इसका मतलब ये बड़े लेवल पे चाहिए और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे छोटे लेवल पे चाहिए। तो ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, इनमें रोटी कपड़ा मकान, जिसको हम कहते हैं फूड वाटर वार्मथ रेस्ट, इन्होंने अपने हिसाब से क्या है, हमारे हर परिस्थिति में देखें तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारे यहाँ जो लड़ाई है, रोजगार, हमारा मकान, हमारा खाना, भोजन और पहनने के लिए वस्त्र, ये बेसिक नीड्स हैं। तो इस प्रकार ये नीड्स बढ़ती चली जाती हैं। हम बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इतना बहुत ज़्यादा, ये हमारे केवल सपोर्ट के लिए हैं और बहुत ज़्यादा ये आवश्यक नहीं है। इसको आप पढ़ के भी आप समझ सकते हैं कि भाई हम जब साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स खत्म हो जाएंगी तो सेफ्टी नीड्स आएंगी। दीज आर द बेसिक नीड्स। एक व्यक्ति के पास जब सब चीज़ें हो जाती हैं तो उसको लगता है मेरी सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरा मेडिक्लेम होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें होने लगती हैं तो उसको फिर फ्रेंडशिप, लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं।
देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, जिसमें हम डायरेक्ट उस बात पे आ गए हैं जिसका जिक्र अब तक किया जा रहा था, लेकिन अभी तक हमने इसको बहुत क्लियरली इसको समझा नहीं था कि क्या है बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मॉडल। देखिए बायर बिहेवियर बेसिकली क्या है, बायर बिहेवियर एक तरीके का बायर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। जब वो मार्केट में होता है तो वो किस प्रकार किसी भी वस्तु को खरीदने का निर्णय लेता है या किसी भी सेवा को प्राप्त करने का निर्णय लेता है। वो आवश्यक नहीं है कि वो आपका ही सामान खरीदेगा, वो बहुत सारी चीज़ें, तो वो जो पूरा सिस्टम है, पूरा मेथड है और क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, वो सब यहाँ पर एक छोटे चार्ट के लिए बहुत आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। ये चार्ट कहीं अवेलेबल एकदम से इस तरीके से नहीं है, तो ये आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल के अपना याद कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बीच में जो एक स्टार बना हुआ है, दिस इज़ द बायर, बायर इज ए स्टार, बायर इज ए किंग, इस वजह से इसको स्टार लिया गया कि कंज्यूमर इज ऑलवेज ए किंग। और एक उसका ऑरा है कि उस ऑरे में उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, उसके गुणधर्म हैं, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है बायर की। करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? उसकी इनकम है, करेक्टरिस्टिक उसकी एज है, करेक्टरिस्टिक उसकी यंगनेस है, करेक्टरिस्टिक उसकी एजुकेशन है, उसका ऑक्यूपेशन है, उसकी फैमिली है, किस वो बैकग्राउंड से आ रहा है, वो करेक्टरिस्टिक है उसकी। तो ये करेक्टरिस्टिक जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके बायर के, वो एट्रीब्यूट्स के साथ में बायर आता है। इसलिए हर व्यक्ति के द्वारा की गई परचेजेस अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं। किसी भी एक चीज़ को लेने के लिए अगर आप एक 10 साल के बच्चे को भेजें और एक 60 साल के व्यक्ति को भेजें और एक महिला को भेजें, तो वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से परचेज करके लाएंगे, क्योंकि उनके एट्रीब्यूट्स में डिफरेंसेस हैं। देखिए जब एक बायर मार्केट के अंदर आता है और अपने कुछ एट्रीब्यूट्स लेकर आता है, उसके साथ ही वो कुछ बैकग्राउंड फ्रेमवर्क फॉर नीड क्रिएशन लाता है, जो सालों में तैयार होते हैं, वो धीरे धीरे बनते रहते हैं। और व्यक्ति हिसाब लगाकर जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं बड़ा मकान खरीदूंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं बहुत बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। तो ये जो डेवलप्ड ओवर द ईयर्स हैं बैकग्राउंड फ्रेमवर्क फॉर नीड क्रिएशन, ये उसके साथ होते हैं और इनको ही कंसीडर करते करते वो निर्णय लेता है। देखिए एक बायर एट्रीब्यूट्स हैं उसके पास और वो बैकग्राउंड फ्रेमवर्क लेके, बैकग्राउंड फ्रेमवर्क को हम अभी स्टडी करेंगे इस चार्ट के बाद में। तो इसमें साइकोलॉजिकल, इमोशनल उसके बैकग्राउंड फ्रेमवर्क हैं, सोशियो कल्चरल हैं, फैमिली पर्सनल है, रिलीजियस हैं, इकोनॉमिकल एंड रेफरेंसेस हैं। इनके साथ में जब आता है मार्केट के अंदर तो उसको दो चीज़ें ऐसी हैं जो उस पर इन्फ्लुएंस डालती हैं। पहला मार्केटिंग स्टिमुली फैक्टर्स होते हैं, जो मार्केटिंग मिक्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। किसी भी प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट के लिए वो तैयार हो जाता है, दूसरे के लिए तैयार नहीं होता, तो इसमें कहीं ना कहीं मार्केटिंग मिक्स का भी रोल होता है। क्वालिटी बढ़िया है तो रेट ज़्यादा है, रेट कम है तो क्वालिटी बढ़िया नहीं है। दूसरा एनवायरमेंटल स्टिमुली फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। ये 5 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इकोनॉमिकल की इस समय कंडीशन एनवायरनमेंट में, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, मार्केट के अंदर ओवरऑल कंडीशंस क्या हैं, कौन सी कंडीशंस उसको ड्राइव करती है। बाजार में बहुत महंगाई है तो बायर कम आएगा, बाजार में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं है तो बायर कम आएगा, बाजार में सोशल जो उसका स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा तो वो उस बाजार में नहीं आएगा, कल्चरल वो बाजार उसके कल्चर से मैच नहीं करता है तो नहीं आएगा, पॉलिटिकल सिचुएशंस अच्छी नहीं है और कुछ चीज़ें खरीदने पे बड़ा पॉलिटिकल वो है तो वो बाज़ार के अंदर नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बायर के ऊपर, ये तीनों चारों चीज़ें एक तरीके से 4 पॉइंट हो गए हैं। एक तो मेन तो बायर है, बायर के एट्रीब्यूट्स पहला पॉइंट, बैकग्राउंड फ्रेमवर्क फॉर नीड क्रिएशन दूसरा पॉइंट, तीसरा मार्केटिंग स्टिमुलेटिव फैक्टर्स और फोर्थ है एनवायरमेंटल स्टिमुली फैक्टर। देखिए ये जो मार्केटिंग स्टिमुली फैक्टर्स हैं और ये जो एनवायरमेंट स्टिमुली फैक्टर्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और ये दोनों ही मिलके यहाँ पर बायर को, अब जब ये चीज़ें तीनों वन देखिए 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ये तीनों चीज़ें मिलके, चारों चीज़ें मिलके जब एक साथ प्रोसेसिंग होती है तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ बायर पे पहुंच जाते हैं। देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ बायर है, इस पे पहुंच जाते हैं
और बायर एक डिसीजन लेता है और वो प्रोसेस इस वे में चलता है। देखिए प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, उसकी इंफॉर्मेशन सर्च, और अब देखिए उसकी प्रॉब्लम रिकॉग्निशन तो वो लेके बाजार में आता ही है और इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन करता है, फिर वो परचेज का डिसीजन लेता है, परचेज करता है, और परचेज के बाद उसका पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन भी उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन नहीं होगा तो ये इवैल्यूएशन फिर वो इनोवेट नहीं कर पाएगा, बायर जो है वो इनोवेट नहीं कर पाएगा, और ये इनोवेट होते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम। और मॉडिफिकेशंस देखिए लगा हुआ है कि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से ये मार्केटिंग स्टिमुली फैक्टर भी मॉडिफाई होते हैं और इधर ये एनवायरमेंटल स्टिमुली फैक्टर भी मॉडिफाई होते हैं। तो बायर कोई भी चीज़ वस्तु खरीदने के बाद ये महसूस करता है कि मार्केट में अब इकोनॉमी नहीं है प्रोडक्ट्स के अंदर, वो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं थे, मुझको लगा था कि टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है इसलिए मैंने परचेज कर लिया, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा, या किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। देखिए यहाँ पर हमने जो पहली स्लाइड में ये पढ़ा था, बैकग्राउंड फ्रेमवर्क फॉर द नीड क्रिएशन देखा था। अब देखिए नेक्स्ट हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे एलाबोरेट किया है। देखिए सेंटर में बायर है और ये नीड फ्रेमवर्क, बैकग्राउंड फ्रेमवर्क फॉर नीड क्रिएशन जो है ये सालों के अंतराल में, समय के अंतराल में डेवलप होते रहते हैं, ये पैदा होते रहते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते रहते हैं, कुछ ख़त्म होते रहते हैं। अब देखिए ये इसमें 6 पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर लिए हैं। अब आप देखिए सबसे पहला पॉइंट है ये साइको इमोशनल फैक्टर्स। ये साइको, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक, और हमारे जो इमोशनल, हमारे जो अपनी संवेदनाएं होती हैं वो फैक्टर हैं, वो तत्व हैं जो बायर के को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये सालों से करते चले आते हैं। बायर का एक माइंड मेकअप होता है, उसका एक लेवल होता है, इसमें मोटिवेशन है, उसका परसेप्शन है, उसकी लर्निंग है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बिलोंगिंगनेस है, बिलीफ्स हैं और एटीट्यूड्स हैं। ये बायर को साइको इमोशनल फैक्टर्स हैं जो बायर को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए फीलिंग्स, इमोशंस एक ही चीज़ है करीब करीब, और बिलोंगिंगनेस। अगर बायर को लगता है कि पर्टिकुलर कंपनी में या पर्टिकुलर शॉप पे जाकर उसको एक अपनापन सा महसूस होता है तो वो उसी जगह जाएगा। बिलीफ्स और एटीट्यूड, बिलीफ्स हमारे अपनी मान्यताएं हैं, हम क्या चीज़ कैसे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। कई बार लोग ये मानते हैं कि जी हमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना जो किसी जानवर की खाल से बना हुआ है, तो दैट इज़ ए बिलीफ, और वो धीरे धीरे ग्रो करके एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। इसके अंदर आप देखिए सोसाइटी और उसकी कल्चर बदलती रहती है, एरिया के हिसाब से कल्चर बदलती रहती है। देखिए रोल्स का मतलब है उसके सोशल रोल्स क्या हैं, वो क्या सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या प्ले कर रहा है, उसको लोग किस तरीके से जानते हैं, उसका स्टेटस क्या है सोसाइटी की में, उसकी क्लास क्या है, वो हायर क्लास से या ज़्यादा पैसे वाली क्लास से संबंध रखता है या लोअर क्लास से संबंध रखता है, या वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, वो किसी सरकारी बड़ी नौकरी में है, कोई जनसेवक है बड़ा, वो कुछ भी क्लास उसकी हो सकती है। तो क्लास कई तरीके से बांटी जा सकती है, सोशल क्लास। ये ज़रूरी नहीं कि वो केवल इसी चीज़ से बांटी जाए। देखिए हम बहुत बड़े लेवल पर सोशल क्लास को बांट सकते हैं बीपीएल और बीपीएल से दूसरे, पॉवर्टी लाइन के नीचे और पॉवर्टी लाइन के ऊपर। कल्चर, उसकी कल्चर क्या है, किस तरीके की कल्चर से वो बिलोंग करता है, किस तरीके की कल्चर को वो फॉलो करता है। और मैटेरियलिज्म, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो अपने जीवन में मैटेरियलिस्ट भौतिकवाद को कितना सम्मान देता है या नहीं देता है, या वो चीज़ जो कहता है भौतिकवादी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं, जितनी आवश्यकता हो उतना लो, सिंपलिस्टिक रहो और केवल मतलब की और काम की चीज़ें खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। देखिए तीसरा पॉइंट आता है फैमिली एंड पर्सनल फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे नज़दीक किसी भी बायर के उसकी फैमिली होती है, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, और वो फैमिली ही उसके साइको इमोशनल फैक्टर्स को और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को बिल्डअप करने में हेल्प करती है। फैमिली के परचेज बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं? कई बार फैमिली में होता है सस्ती चीज़ें खरीदो, महंगी चीज़ें मत खरीदो, और एक जना एक चीज़ खरीद ले, उसको जो है वो चीज़ को जो है दूसरे को, अपने छोटे भाई को या उसको चलाए, और जब तक चलाए जब तक कि वो बिल्कुल ख़राब ना हो जाए। उसकी आयु क्या है,
उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, किस तरीके की लाइफ को वो फॉलो करता है, एजुकेशन लेवल इसका क्या है, और उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है, देखने में वो कैसा है, बातचीत करने में कैसा है, चाल ढाल में कैसा है, वो बड़ा ड्रेसअप होकर रहना चाहता है, कैसे करना चाहता है। देखिए रिलीजियस फैक्टर में कई सारी बातें आ जाती हैं। रिलीजन तो एक चीज़ है ही उसके अंदर कि हम किस रिलीजन को लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनकी फॉलोइंग्स होती हैं कि भाई हम अपने गुरु जी को मानते हैं, उनके कहने से सारे काम करते हैं। मेरा लाइफ में क्या गोल है, मेरा मॉरल गोल क्या है, क्या मैं किसी को चीट कर सकता हूँ? नहीं। मेरे थॉट्स क्या हैं, मैं किस तरीके के थॉट्स को फॉलो करता हूँ, मैं सक्सेस को कितना मानता हूँ, मैं फ्रीडम को कितना मानता हूँ, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, मेरे एथिक्स क्या हैं, ये भी बायर के मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अब एक चीज़ होती है, जैसे फैमिली, एक बात हमने की थी, ऐसी कुछ हम बात करें अगर, तो परिवार और दोस्त, जिसको नियर्स एंड डियर्स भी कह देते हैं, तो दैट इज़ द रेफरेंस ग्रुप ऑफ ए बायर। बायर का रेफरेंस ग्रुप कई तरीके का हो सकता है, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग, उसके दोस्त, और जहाँ वो ऑफिस में काम करता वो ऑफिस वाले लोग उसके बायर के रेफरेंस ग्रुप में आ सकते हैं। बायर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। कुछ बायर ऐसे होते हैं जो किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले सलाह लेना पसंद करते हैं, 4-5-6 लोगों से बातचीत करेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है उनका, उनकी कंसल्टेशन दैट इज ए रेफरेंस ग्रुप। ओपिनियन लेते हैं, जनरल ओपिनियन लेते हैं। आजकल आप देखिए कि इंटरनेट पे भी वो प्रोडक्ट्स के बारे में ओपिनियन लेते हैं। ओपिनियन एक जनरलाइज्ड बात होती है, कंसल्टेशन एक पर्टिकुलर बात होती है। मेंबरशिप है, बायर ने मेंबरशिप ली हुई है, कंपनीज की मेंबरशिप ली हुई है, किसी और संस्था की मेंबरशिप ली हुई है, ऑनलाइन मेंबरशिप ली हुई है, उसको तो वो वहाँ से भी वस्तुओं को ख़रीदने में उसको रेफरेंस मिलता रहता है। जैसे आप देखें पेटीएम पर पॉइंट्स मिल रहे हैं, या आपको फ्लिपकार्ट्स पर पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपको छूट मिल रही है, तो वो मेंबरशिप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अंतिम इसका पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखिए उसकी सैलरी, उसकी वेजेस, उसके सेविंग पैटर्न, उसकी जो एक्सपेंसेस करता है वो उसका पैटर्न, उसका अपना इकोनॉमिक स्टेटस, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बायर के जो बैकग्राउंड फ्रेमवर्क है उसके नीड क्रिएशन के लिए उस पर ये प्रभाव डालते हैं। और नीड इज़ द बेसिक स्टिमुलिटी, या हम कहें सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड इज़ द बेसिक स्टिमुली, कि जब कोई बायर मार्केट के अंदर आता है और किसी चीज़ को परचेज का सबसे पहला पॉइंट है। देखिए वो जो हमने डायग्राम एक देखा था और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, उसमें राइट साइड में हमने एक बायर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखा था। अब हम यहाँ पर देखिए ये बायर है और ये इसके मस्तिष्क में बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब इसका ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रहा है बेसिकली। अब आप देखिए कि इसमें भी जो उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम स्टडी कर रहे थे, तो उसमें पहला पॉइंट था प्रॉब्लम रिकॉग्निशन का। देखिए प्रॉब्लम रिकॉग्निशन इज़ द बेसिक पॉइंट, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है तो कोई भी बायर कुछ नहीं परचेज कर सकता। और ये प्रॉब्लम रिकॉग्निशन यही है कि बायर के पास एक नीड है और उसकी वो नीड अभी संतुष्ट नहीं हुई है, सेटिस्फाई नहीं हुई है, और वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए बायर उस नीड को प्रयास कर रहा है कि वो मेरी नीड सेटिस्फाई हो जाए। और ये जो बायर की नीड है, जो दूसरी दो हमने बातें अभी समझी थी कि एक तो जो मार्केटिंग स्टिमुली होते हैं और एक एनवायरमेंटल स्टिमुली होते हैं, वो जैसे ही मैच कर जाएंगे उसकी अनसेटिस्फाइड नीड्स से, वैसे ही वो प्रॉब्लम उसकी रिकॉग्निशन हो जाएगी। देखिए दूसरा पॉइंट, जब उसकी वो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज उसने कर लेगी, भाई मुझको एक पेन की आवश्यकता है और उसको एनवायरमेंटल और मार्केटिंग, सबकी मार्केट में बहुत तरह तरह के बहुत बड़े बड़े पेन आ रहे हैं, अब मेरे पास
एनवायरनमेंट में बाज़ार में परचेजेस भी कर सकता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन सर्च हो जाती है कि जब उसने अपनी नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, अब वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इन्फॉर्मेशंस को गैदर करता है, मार्केट में जाता है, मार्केट में एड्स को देखता है, और डिफरेंट जो चैनल्स हैं, मल्टीपल चैनल्स हैं, ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन, मॉल्स, शॉप्स, सब जगह वो लोकेट करने की कोशिश करता है कि उसकी नीड की जगह ज़्यादा बढ़िया मैक्सिमम सूटेबिलिटी के साथ में, मैक्सिमम कंफर्टेबिलिटी के साथ में उसकी नीड सेटिस्फाई होगी। देखिए तीसरा इसके अंदर स्टेप आता है ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन। जब वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है, जिसको एक्सप्लोरेशन भी कह देते हैं या सर्फिंग कह दें हम, और वो उसको मतलब ढूंढ रहा है अपनी ज़रूरत के सामान को, और देख रहा है किस चीज़ का लेना। आप देखिए सिंपल एक शर्ट है, बहुत सारे ब्रांड्स की शर्ट आती हैं, तो आपको मार्केट में सर्च करना पड़ता है भाई कौन से ब्रांड की लें, किस पे स्कीम चल रही है, किस पे छूट चल रही है, कौन से का साइज फिट है। तो वो उन सब को जब एक बायर उन अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करता है कि क्या उसको करना है, कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट उसकी है, क्या बाज़ार में जो माल रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मैच करता है, तो वो अल्टरनेटिव इवेल्यूएशन फेज़ कहलाता है। ठीक है, फोर्थ फेज़ होता है परचेज डिसीजन। जब बायर ने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसने इन्फॉर्मेशन को सर्च किया, अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कर लिया, तो उसको ये पता लग गया कि भाई ये दिस वन इज़ द मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल अल्टरनेटिव जिसको मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, और इसके हिसाब से मेरी सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे हैं बायर के एट्रीब्यूट्स और बायर का बैकग्राउंड फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जब एक कोई भी प्रोडक्ट सेट हो जाता है तो बायर परचेज डिसीजन बना लेता है, और परचेज डिसीजन को बनाने के बाद में फिर वो परचेजेस को एग्जीक्यूट कर देता, परचेजेस कर लेता है। कई बार बायर परचेज डिसीजन बनाते समय इस बात को भी देखता है कि क्या मुझको बिल मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट पुराना या नया तो नहीं है, कहीं प्रोडक्ट यूज्ड तो नहीं है, इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। ये सारी परचेज डिसीजन के दौरान वाली बातें हैं, ये अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन में नहीं आती हैं। उसके बाद वो परचेजेस कर लेता है, और जो भी परचेज प्रोसेस होता है उसको वो पूरा करता है, उसमें बिल लेना है, पेमेंट करना है, और माल की डिलीवरी है। अब माल की डिलीवरी अगर जो है अभी नहीं हो रही है, 3-4 दिन बाद होगी, तो जब भी उसकी परचेजेस पूरी होंगी। और लास्ट पॉइंट आता है कि जब वो माल को परचेज कर लेता है और उसके बाद उसको इवैल्यूएट करता है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदा या सर्विस उसने प्राप्त की है, तो उससे वो सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। कई बार ऐसा होता है कि हमने सर्विस ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन पैसे हम ज़्यादा दिया है, हम कुछ दिन और रुक जाते तो हम, और कई बार वो वैल्यू फॉर द मनी भी चेक करता है। और यही स्टेज है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन की, ये हर बायर करता है कि जब वो बायर उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर ब्रांड पर रिटेन करेगा या नहीं करेगा, वो यहीं पर वो मॉडिफिकेशन करता है बायर, और यहीं पर वो इनोवेट भी करता है। और ये सारी बात तो छठे पॉइंट में पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन उसका, ये उसके बैकग्राउंड फ्रेमवर्क को भी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने में और रिशफल करने में हेल्प करते हैं। देखिए बायर बिहेवियर या बाइंग बिहेवियर या बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेकर अगर हम देखें तो जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो दो मॉडल्स के रूप में हैं। ये एक तो EKB मॉडल का हमने यहाँ पे हम एक एक्सप्लेनेशन, एक डिस्कशन करेंगे, और एक हॉवर्ड एंड शेथ मॉडल है, उसका डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट दो मॉडल्स हैं जिनको बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कंसीडर किया जाता है। ये थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं, इनको मतलब ये बहुत ज़्यादा, हम एक बार यहाँ ये आ जाएं, ये मेन बात है। देखिए EKB मॉडल हम कहें या KEB मॉडल कहें या BEK मॉडल कहें, BKE मॉडल कहें, बात एक ही है। EKB 3 लोग एक्सपर्ट्स थे, एंजेल, कॉलेट एंड ब्लैकवेल, जिन्होंने 1969 में इस मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया था। कई बार ये मॉडल जो है ब्लैकवेल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल के अंदर 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर।
देखिए एक तो ये वाला कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, दूसरा ये सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है, और तीसरा ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। आप देखिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल है। इस कॉम्प्लेक्स मॉडल में आप इतने सारे एरोज बने हुए हैं, ये कई बार ये पता नहीं लग पाता है कि किस तरीके से कौन सा कहाँ पर मूव कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से चलेंगे एक्सटर्नल सर्च से, देखिए ये मैंने यहाँ पे डॉट्स लगा दिए हैं, एक्सटर्नल सर्च से अगर हम चलते हैं तो एक्सटर्नल सर्च हम जब बाहर से चीज़ों को सर्च करते हैं किसी पर्टिकुलर सामान को खरीदने के लिए वहाँ से, और इससे भी पहले आप देखिए यहाँ पर जो हम चल रहे हैं, और ये इसमें कुछ स्टिमुलीज दी हुई हैं, मार्केटिंग डोमिनेटिंग स्टिमुलीज। देखिए ये स्टिमुली मार्केटिंग डोमिनेटेड, नॉन मार्केटिंग डोमिनेटेड, ये स्टिमुली है प्रेरकता तो जिन्हें हिंदी में कहते हैं, जो मार्केटिंग से डोमिनेटेड है या मार्केटिंग से डोमिनेटेड नहीं है। इसमें फिर वही बात आ जाती है दोनों, अगर हम देखते हैं जो हमारा बेसिक मॉडल था कि मार्केटिंग डोमिनेटेड तो मार्केटिंग मिक्स, और नॉन मार्केटिंग डोमिनेटेड जो उसकी अपनी पर्सनल एक बैकग्राउंड फ्रेमवर्क है वो स्टिमुली है उसकी या उसकी नीड। देखिए एक्सपोजर और फिर अटेंशन, कंप्रीहेंशन, एक्सेप्टेंस और रिटेंशन, और इसके बाद वो मेमोरी में फीड हो जाती हैं, और मेमोरी से फिर ये दोबारा से ये एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करती हैं, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन है इनका, और फिर ये सारे पॉइंट्स मिलकर देखिए ये यहाँ से अगर हम चलें तो ये पूरा जो गोला है इससे मिलकर ये सारे पॉइंट मिलकर हमारे कहाँ जाते हैं, ये नीड रिकॉग्निशन, नीड की रिकॉग्नाइज करती है हमारा दिमाग कि हमें इस, या कोई बायर कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो फिर सर्च मार करता है, वो इंटरनल सर्च करता है, उसके आसपास चीज़ों को देखता है, अपने पास देखता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। आप देखिए आपको मान लिया भूख लगी थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में समझें, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या करेंगे, अब आपको ज़रूरत है कुछ खाएं आप, तो आप घर में सर्च करेंगे, फ्रिज में देखेंगे कुछ सामान खाने का तो नहीं, अगर नहीं है तो आप फिर बाज़ार की तरफ मुड़ सकते हैं कि बाज़ार से कुछ लेके आता हूँ। तो प्री परचेज इवेल्युएशन ऑफ सर्विसेज, उसके बाद आप परचेज करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, और पोस्ट कंजम्पशन इवेल्यूशन करेंगे, डिससेटिस्फैक्शन होगा या सेटिस्फैक्शन होगा या डिसइन्वेस्टमेंट होगा। इसका मतलब ये है डाइवेस्टमेंट का कि आप बाज़ार में चीज़ें वापस कर आएंगे। अब आप देखिए कि किस तरीके से अगर आपको सेटिस्फैक्शन है तो आप फिर दोबारा से ये घूम के देखिए, ये लाइन ये घूम के जो है फिर दोबारा से यहाँ पर आ गई है। तो प्री परचेज इवेल्यूशन जो करा था आपने, आपको उस पर अपने गर्व महसूस होगा कि आपने वो बहुत बढ़िया काम किया था। आप देखिए नीड रिकॉग्निशन में ये बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ये सब चीज़ें आपको सहयोग करती हैं। कुल मिला के जो मॉडल आपने शुरू में अभी यहाँ पर समझा है वही मॉडल है। ये थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके और देख लेते हैं हम इस मॉडल को, और आप देखिए कि ये मॉडल हमने बड़ा करके देख लिया है। अब इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा। अब आप देखिए दूसरा है हॉवर्ड एंड शेथ मॉडल, और ये मॉडल 1960 के अराउंड ही बना था, और इसको दो वैज्ञानिक ये कहना चाहिए एक्सपर्ट्स थे, हॉवर्ड एंड शेथ। इन्होंने बाइंग बिहेवियर इसको कहा था, कंज्यूमर बिहेवियर नहीं कहा था। इन्होंने इसको बाइंग बिहेवियर इसलिए कहा क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जब हम कहते हैं तो वो इंडिविजुअल हो जाता है, फिर हमें इंडस्ट्रियल की, तो इन्होंने कॉमन रखा और इसको इन्होंने बाइंग बिहेवियर किया। सही भी है कि बाइंग बिहेवियर ही है, इसलिए हमने भी अपने लेक्चर का जो टाइटल है वो दैट इज बाइंग बिहेवियर इन्वेस्टिगेशंस रखा है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन ही है एक तरीके का कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टिगेट करना बाइंग बिहेवियर को। इसमें भी देखिए 4 इसके अंदर पॉइंट्स, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, 4 पॉइंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं कंपोनेंट्स के रूप में। इनपुट्स हैं, परपेचुअल कंस्ट्रक्ट्स हैं, लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स हैं और आउटपुट हैं। देखिए पहला लेफ्ट साइड में जो पहला इतना बड़ा कॉलम है इसके अंदर देखिए स्टिमुलस डिस्प्ले, वही है स्टिमुली के बिना। इसमें सोशल है, सिंबॉलिक है, सिग्निफिकेटिव है। ये तीनों सब कंपोनेंट मिलके जो होते हैं ये स्टिमुलस एम्बिग्यूटी को क्रिएट करते हैं। स्टिमुलस एम्बिग्यूटी की कन्फ्यूज़न एक क्रिएट होता है कि मुझको क्या करना चाहिए, और उसके बाद ये रिसर्च की तरफ या सर्च की तरफ जाता है, और फिर परसेप्चुअल एक उसका नज़रिया बनता है कि मुझको क्या करना चाहिए। आपको लगता है मुझे मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है, अब आपके ये तीनों चीज़ें चारों मिलकर आपको ड्राइव देती हैं कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेना चाहिए नया। फिर आपके फादर ने कहा कि यार पुराना तुम्हारा ठीक काम कर ही रहा है, आपको नए की आवश्यकता क्या है, तो आपको लगता है कि हाँ यार चलो ये ठीक है और मैं पुराना से ही काम चला लेता हूँ, अभी पैसे खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड द परसेप्चुअल बायस।
या आपको लगता है मुझे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। ये चीज़ें फिर कंट्रीब्यूट करती हैं आपके ब्रांड कंप्रीहेंशन को कि कौन से ब्रांड का आप लेना चाहते हैं। और जब आप अपना एक परसेप्चुअल बायस से बाहर आ जाते हैं और एक ब्रांड का आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस ब्रांड का मुझको प्रोडक्ट लेना है, तो आप एक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि मुझको अब पैसे की, या मेरे पास जो पैसे हैं, मेरा पुराना मोबाइल फ़ोन कितने का बिकेगा और मुझे कितना डिफरेंस है, वो आप परचेज़ बनाते हैं। तो ये जो है ये हॉवर्ड एंड शेथ मॉडल है। करीब करीब ये हॉवर्ड एंड शेथ मॉडल या ब्लैकवेल मॉडल करीब करीब ये उस मॉडल जैसे ही हैं जो हमने सबसे पहले स्टडी किया था, और वो एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव और एक्यूरेट मॉडल है। और ये मॉडल हैं भी 1960s के आसपास के। आप देखिए जब परचेजेस का ट्रेंड कुछ और था, अब परचेजेस का ट्रेंड कुछ और है। आप देखिए 60 साल 65 साल 62 साल पुरानी बात हो गई है, तो परचेजेस का ट्रेंड बदल गया है। देखिए ये अब आपके सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इंडस्ट्रियल बायर्स जो होते हैं उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, उसका एक मॉडल है। ये भी मेरा स्वयं का तैयार किया हुआ मॉडल है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ एक डिफरेंस ये है कि जो इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस होता है और इंडिविजुअल बाइंग प्रोसेस होता है, इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस बहुत कम्बरसम और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि इंडिविजुअल बाइंग प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। उसका कारण ये है कि इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए यहाँ आप देखें, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो ये एक तरीके से जो ये वाला पार्ट है, देखिए अगर हम इसको देखें, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ इंजीनियर्स, परचेजिंग एजेंट्स एंड यूज़र्स। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये एक्सपेक्टेशन, अब ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ये 3 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक परचेजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, एक इंजीनियर्स हो सकते हैं, एक यूज़र, जो किसी भी वस्तु को या सेवा को खरीदने के की बात करते हैं। देखिए ये जो इंजीनियर्स हैं, जब ये किसी चीज़ को परचेज करेंगे तो ये क्वालिटी देखेंगे और प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स में देखेंगे, इनको कंपनी से मतलब नहीं होता है। और जब परचेजिंग एजेंट्स किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो ये मैक्सिमम प्राइस की एडवांटेज देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पैसे में जितना हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा मिले और कम से कम पैसा देना पड़े। और यूज़र्स जो होंगे, सिंपल यूज़र्स जो होंगे, वो देखेंगे कितने टाइम में आ रहा है। देखिए वो बिल्कुल सिंपल बात है कि कितने समय में हमारा प्रोडक्ट हमें डिलीवर हो रहा है, उसकी प्रॉपरली इंस्टॉलेशन हो रही है नहीं हो रही है, या उसकी एफिशिएंट सर्विसेज हैं नहीं है, और उसकी क्वालिटीज़ कैसी हैं। तो ये जो हमने ये वाला जो पोर्शन था, ये हमने, आप देखिए कि एक्सपेक्टेशन जब हम देखते हैं, ये जो इनकी एट्रीब्यूट्स हैं, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में कभी भी एक इंडिविजुअल परचेज नहीं होती है, एक ग्रुप होता है। और वहाँ पर चूँकि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई सोच नहीं होती है, जो लोग डील कर रहे हैं ये उनकी सोच होती है कि वो अब इन पर, जो ये तीनों कैटेगरी के लोग हैं, इन पर कैसे कैसे फ़र्क पड़ता है। देखिए जो व्यक्ति जो भी हैं, इंजीनियर्स हो, परचेजिंग एजेंट हो या यूज़र्स हो, अल्टीमेटली दे आर ह्यूमंस। अगर वो ह्यूमंस हैं तो उनका एक अपना साइकोलॉजिकल मेकअप होता है, और उनकी एजुकेशन क्या है, वो ओरिजिनलिटी उनकी कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, उनका जो रोल है वो किस तरीके से। आप कई बार सुनते होंगे ना कि भाई ये बहुत विजनरी आदमी नहीं है क्योंकि ये तो प्रमोटेड है, ये डायरेक्ट अपॉइंटेड नहीं है। जैसे आप कई बार सुनते हैं कि आईएएस डायरेक्ट अपॉइंटेड है और आईएएस प्रमोटेड है, तो आप ये बताते हैं कि जो प्रमोटेड होता है उसमें बहुत ज़्यादा विजनरी नहीं होता है वो, और डायरेक्ट अपॉइंटेड है वो विजनरी है। उसका लाइफस्टाइल क्या है, पर्टिकुलरली जो ये साइकोलॉजिकल मेकअप है, इसमें हम देखें तो पर्टिकुलर जो व्यक्ति हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंजीनियर्स, परचेजिंग एजेंट है, उनका क्या है, वो किस प्रकार कितनी सर्च कर रहे हैं, वो उनका जो परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन है वो कैसा है। देखिए परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन का मतलब है कि वो उनका नज़रिया किस तरीके का है, उनका नज़रिया किस तरीके से ग्रो करता है, किस तरीके से उनका नज़रिया चलता है, उसमें बायस है या नहीं है। और दूसरा, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन के सोर्स क्या हैं।
सेल्समैन्स, एग्जीबिशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, ट्रेड फेयर्स हैं, वेब एंड मेल है, प्रेस एंड न्यूज़। ये इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से ले रहे हैं? क्या सेल्समैन ने बताया कि किसी एग्जीबिशन या कॉन्फ्रेंस में गए थे, या ट्रेड फेयर में गए थे, किसी वेब से या मेल से प्राप्त हुई है, प्रेस या न्यूज़ से प्राप्त हुई है हमें, या एडवर्टाइजमेंट हमने कोई देखा है, या लोगों ने हमें बताया है? देखिए, ये जब इन 4 पॉइंट्स का इन्फ्लुएंस इन पे होता है, उसके बाद एक और इन्फ्लुएंस है, दैट इज पोटेंशियल ऑफ सप्लायर्स एंड ब्रांड चॉइसेस। देखिए, सप्लायर जो भी सप्लाई, देखिए किसी भी कंपनी में माल सप्लायर के थ्रू ही आता है, और सप्लायर का पोटेंशियल कितना है और ब्रांड की चॉइस क्या रहेगी लोगों की, ये भी 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक इम्प्लिसिट फैक्टर्स होते हैं और एक एक्सप्लिसिट फैक्टर्स होते हैं। आप इनको मिला के एक साथ भी स्टडी कर सकते हैं। देखिए, इम्प्लिसिट में उस सप्लायर की क्या रेपुटेशन है, उस सप्लायर की क्या लोकेशन है। कई बार ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मेरा माल आएगा कहाँ से, कितनी दूर से आएगा, कितना भाड़ा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। उस सप्लायर की क्रेडिट कैपेसिटी क्या है, उस सप्लायर के साथ हमारे रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या हैं, मतलब हम एक दूसरे को किस तरह के म्यूचुअल रिलेशन जिसे हम कहें वो किस तरीके के हैं। उस सप्लायर की टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी कितनी है, कितना वो चीज़ों को जानता है या नहीं जानता है, और जो वो सप्लायर है उसके जो सेल्समैन है उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है, किस तरीके के लोग हैं वो, और लाइफ स्टाइल उनकी क्या है। इस बात का भी प्रभाव पड़ता है। ये इम्प्लिसिट फैक्टर्स हैं जो पोटेंशियल ऑफ सप्लायर्स पे और ब्रांड चॉइसेस पे प्रभाव डालते हैं। दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लिसिट फैक्टर्स हैं। देखिए, इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, डिलीवरी टाइम कितना लगेगा, क्वांटिटी कितनी होगी, आफ्टर सेल सर्विसेज कितनी होंगी, और प्राइसिंग क्या होगी। ये सारे पॉइंट्स मिलके, देखिए 4 पॉइंट्स तो ये वाले और 2 पॉइंट कहें हम मेन तौर पे ये वाले, ये 6 पॉइंट्स मिलके ये जो परचेजिंग एक तरीके से पार्टीज हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं इनको कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके बाद एक जो पॉइंट है यहाँ, डिफरेंस इन ओपिनियंस। अब इनकी अलग अलग ओपिनियंस हो सकती हैं, इनकी ओपिनियंस में एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, और वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम रिजॉल्व भी करते हैं। उन डिफरेंसेस को डिस्प्यूट क्रिएशन एंड रिजॉल्व, और वो हम जो क्रिएशन उसके बाद ये डिसाइड होता है कि ये डिसीजन ऑटोनोमस डिसीजंस होंगे या जॉइंट डिसीजंस होंगे, सबके मिला जुला के लिए जाएंगे या जॉइंट डिसीजंस लिए जाएंगे। अब देखिए, अगर ये डिसीजंस चाहे ऑटोनोमस हो या जॉइंट डिसीजंस हो, इन पे भी 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। एक तो कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं और प्रोडक्ट स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का ओरिएंटेशन क्या है और उसका डिग्री सेंट्रलाइज कितना, उसके डिसीजंस किस तरीके से सेंट्रलाइज हो रहे हैं या क्या डिसेंट्रलाइज्ड हैं। ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कितना है, देखिए साइज मैटर्स, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है या छोटी है, तो उस हिसाब से भी कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स को देखना होता है। दूसरा प्रोडक्ट स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं कि टाइम फैक्टर, रिसीव्ड रिस्क और परचेज टाइप। ये 6 पॉइंट्स हैं और ये मिलकर डिसीजंस पर एक प्रभाव डालते हैं। उसके बाद जब ये सब प्रोसेस पूरा हो जाता है तो डिसीजन मेकिंग हो जाती है, परचेज डिसीजन ले लिया जाता है, फिर परचेजेस की जाती हैं, और उसके बाद आफ्टर परचेज इवैल्यूएशन होता है। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है कुल मिलाकर, और वही आफ्टर परचेज इवैल्यूएशन फिर दोबारा से जो यहाँ डिसीजन, अगर हम एक एरो यहाँ लगा दें तो इस एरो पे फिर डिसीजंस को प्रभाव डालते हैं, और वो फिर रिवर्स में चलता है। इसके साथ ही कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स भी होते हैं कि इस समय कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने चेंजेस हैं, की पोस्ट पे कितने चेंज आ रहे हैं, की पोस्ट कितनी बदली जा रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ये सारी चीज़ें मिलके फिर हम इसको पूरे मॉडल का अप्लाई करते हैं। तो ये आपका इंडस्ट्रियल बायर के लिए डिसीजन मेकिंग मॉडल था, और आपने इस ये मेरे बड़ा लेक्चर है और आपने बड़े ध्यान से, तन्मयता से आपने इसको सुना, और मैं यहाँ पे आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप मेरे YouTube चैनल पे यहाँ देखिए बताया हुआ है, इस पे जाएं और इसे सब्सक्राइब भी करें। इसमें और भी लेक्चर्स हैं और उन्हें देखें, समझें। धन्यवाद।